डियर स्टूडेंट्स, इस इश्यू ऑफ शेयर्स में सबसे पहले अपने जानकारी प्राप्त की थी कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स कैश कंसिडरेशन के अगेंस्ट देती है। पब्लिक को जब इश्यू शेयर्स करती है और इंस्टॉलमेंट में जब पैसे कंपनी पब्लिक से लेती है, तो उस पब्लिक इश्यू में कंपनी शेयर्स के अगेंस्ट जो भी मनी पैसे प्राप्त करती, कंसिडरेशन प्राप्त करती है, वो इन केस होता है। और कई ऐसे केसेस होते हैं, सिचुएशंस होती है जब कंपनी उस कोई भी कंसिडरेशन के बदले में कैश पेमेंट नहीं कर कर उसको पेमेंट जो है परचेजर को, जिससे अपन परचेज कर रहे हैं, तो सेलर को जो राशि का पेमेंट करती है वो शेयर्स के रूप में कर देती है। ऐसे जैसे जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी कोई एसेट्स परचेज कर रही है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी या बिल्डिंग परचेज कर रही है, और जो सेलर है, सेलर को जो मशीन की वैल्यू का पेमेंट करना होता है वो कैश में, रोकड़ में नहीं कर कर वो उसको उसके बदले में, जो कंसिडरेशन के बदले में मशीन का जो मूल्य है या बिल्डिंग का जो मूल्य है, जो उनको पेमेंट कंपनी को करना है, तो सेलर को उसके बदले में कंपनी उसको अपने शेयर्स इश्यू कर देती है। तो शेयर इश्यू करती है तो उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है, इसके बारे में इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले कि कंपनी अगर शेयर किसी एसेट्स को परचेज करते हैं और एसेट्स के सेलर को, जिसको अपन सेलर को वेंडर कहते हैं, उस वेंडर को कंपनी कैश पेमेंट नहीं के बदले में पेमेंट नहीं करके कंपनी उसको शेयर्स देती है, तो उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से की जाए। या इसी तरीके से अगर कंपनी कोई रनिंग बिजनेस परचेज कर रही है, उस रनिंग बिजनेस के कंसिडरेशन के बदले में कंपनी कैश पेमेंट नहीं कर कर उस कैश कंसिडरेशन का भुगतान शेयर्स, अपनी शेयर्स कैपिटल शेयर्स इश्यू करके देती है, तो उन सब की अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है। इसके अलावा प्रमोटर या किसी की सर्विस ली है, उस सर्विस का कंसिडरेशन का भुगतान कंपनी कैश में न करके उसके कंसिडरेशन का पेमेंट शेयर्स में करती है, तो उसको कहते हैं शेयर्स इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। जब अदर देन कैश शेयर्स इश्यू किए जाते हैं तो उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है, इसकी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन समझते हैं, कंपनी कोई एसेट्स परचेज करती है, तो एसेट्स परचेज करती है तो उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कंपनी अपनी बुक्स में किस तरीके से करती है। तो सबसे पहला, अगर कोई कंपनी एसेट्स परचेज कर रही है और सेलर को उसके बदले में शेयर्स इश्यू करती है, तो बुक में एंट्री करती है। कैसे करती है, तो सबसे पहले परचेज एसेट्स, तो एसेट्स परचेज फॉर एग्जांपल मशीन परचेज करती है। फॉर एग्जांपल परचेज ए मशीन, मशीनरी। तो इस केस में कंपनी अपनी बुक्स में सबसे पहले एसेट्स परचेज करने की एंट्री करेगी, जनरल एंट्री। तो एसेट्स परचेज करने की एंट्री जो कंपनी करेगी, उसमें जो मशीनरी परचेज कर रहे हैं ऐसे में, तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेगी, और जो सेलर है उसका, सेलर जिसको अपन वेंडर कहते हैं, उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, इस केस में मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर का मतलब होता है सेलर। जो मशीन का सेलर है उसको वेंडर कहते हैं। तो मशीनरी
परचेज की उसकी वैल्यू यहाँ जनरल एंट्री में अपनी बुक्स में पहले एसेट्स परचेज करने की हो जाएगी, और दूसरी अगर मशीनरी के अलावा कोई एसेट्स परचेज की है, मान लो बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग हो जाएगा। तो उस एसेट्स का नाम डेबिट में आएगा और वेंडर का नाम क्रेडिट। बीइंग परचेज मशीनरी, नरेशन लिख देंगे, बीइंग बीइंग परचेज मशीनरी फ्रॉम, ये इसका नरेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से मशीनरी अपनी बुक में परचेज की उसकी एंट्री कंपनी कर लेती है। फिर इसके बाद में जो मशीनरी का पेमेंट है, जिसको कंसीडरेशन कहते हैं, कंसीडरेशन का पेमेंट वो कैश में नहीं करके और शेयर्स में करती है, तो उस पेमेंट की एंट्री हो जाएगी पेमेंट टू वेंडर, पेमेंट टू वेंडर, जिसको कहते हैं सेलर ऑफ मशीनरी। तो मशीन बुक में आ गई। अब वेंडर को पेमेंट करने का जो जनरल एंट्री करनी है, तो और उसको वेंडर को जो पेमेंट किया जाता है अदर देन कैश, शेयर कैपिटल दी जा रही है, तो वेंडर को डेबिट करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर वेंडर के अकाउंट को डेबिट करेंगे, वेंडर, जिसको सेलर कहते हैं, सेलर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बीइंग शेयर इश्यू टू वेंडर ऑफ मशीनरी। तो ये पेमेंट की जो अपने फर्स्ट एंट्री की है, वो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये अगर कंपनी को एट पार शेयर दिए जाते हैं, एट पार का मतलब जो फेस वैल्यू है नॉमिनल वैल्यू पे दी जाती है, तो एट पार पे ये राशि पूरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 लाख की मशीन परचेज की और 1 लाख के शेयर जो मान सपोज 10 रुपीज फेस वैल्यू के थे, तो वो एट पार दिए है तो शेयर कैपिटल ही आएगा। अगर इश्यू ऑफ पेमेंट, इश्यू ऑफ शेयर, अगर वो शेयर प्रीमियम पे देती है, तो इश्यू ऑफ शेयर टू वेंडर, वेंडर को शेयर प्रीमियम पे दिए जाते हैं, वेंडर एट प्रीमियम, ये एट पार हो गया और एट प्रीमियम। प्रीमियम मतलब फेस प्राइस से अगर ज़्यादा पे देती है, तो उस केस में वेंडर अकाउंट को वैसे ही जैसे एट पार में डेबिट किया जो कंसिडरेशन था उस मशीनरी का, उसके अकॉर्डिंगली डेबिट करेंगे वेंडर, सेलर अकाउंट डेबिट, और अप टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट, ये फेस वैल्यू जितनी थी उसकी फेस वैल्यू से, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम अमाउंट। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। इसको अगर एक एग्जांपल से समझे कि सपोज एक मशीनरी 1,20,000 की परचेज की गई, फॉर एग्जांपल मशीन वैल्यू ऑफ रुपीज
1,20,000, the company paid consideration to vendor by issue of share, issue of share of face value of rupees 10 each at premium of ₹2। तो इस एग्जाम्पल को अपन का सॉल्यूशन करते हैं। तो इसको सॉल्यूशन जो जनरल एंट्री होगी जो ऊपर बताएगी उसके तरीके उसी के अकॉर्डिंगली करनी है। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम। तो सबसे पहले अब इस क्वेश्चन को हल करते समय, इस सिचुएशन को हल करते समय सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर की कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी। नंबर ऑफ शेयर, तो कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर टू बी इश्यू टू वेंडर। तो इसको नंबर ऑफ शेयर याद करते समय इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू टोटल कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। तो इश्यू प्राइस उपरोक्त में जो एग्जांपल है उसमें इश्यू प्राइस 10 + 2 12 हो गई। तो टोटल कंसिडरेशन है 1,20,000, इश्यू प्राइस हो गई 12। तो नंबर ऑफ शेयर जो हो गए इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 10,000। तो उस उपरोक्त प्रविष्टि को करते समय वेंडर अकाउंट डेबिट सेलर अकाउंट डेबिट जो मशीनरी का मूल्य था, मशीनरी का मूल्य ऊपर जो बताया गया एग्जांपल में वो था 1,20,000। अब टू शेयर कैपिटल जो आएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते समय जो नंबर ऑफ शेयर निकाले गए थे, तो नंबर ऑफ शेयर 10,000 थे। तो शेयर कैपिटल का अमाउंट जो हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाई फेस वैल्यू ₹10, तो 1,00,000 रुपीज शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम में भी मल्टीप्लाई अपन इसको जो है यहाँ 10 की जगह प्रीमियम की राशि है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10,000 इंटू 2 20,000। तो भी इसमें नरेशन लिख देंगे बीइंग अमाउंट पेड फॉर machinery by issue of share ₹10 at
एट प्रीमियम ऑफ ₹2। तो इस तरीके से सबसे पहले मशीनरी के जो वैल्यू है उस उसमें शेयर्स की इश्यू प्राइस का भाग डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर निकालने पहले निकालने के बाद शेयर कैपिटल का हिस्सा कितना होगा जो वेंडर को पेमेंट किया गया और प्रीमियम का कितना होगा। तो इस तरीके से वेंडर कोई भी एसेट्स परचेज की जाती है और शेयर इश्यू एट पार किए जाते हैं या एट प्रीमियम किए जाते हैं तो उसकी एंट्री कैसे की जाती है वो इस वीडियो में अब यहाँ तक अपन ने देखा। अब नेक्स्ट, अगर कंपनी रनिंग बिजनेस परचेज करती है, कोई रनिंग बिजनेस कंपनी परचेज ए रनिंग बिजनेस, रनिंग बिजनेस परचेज करेगी तो कंपनी उस एग्जिस्टिंग कंपनी जिससे वो बिजनेस परचेज कर रही है तो कंपनी उसकी एसेट्स और सारी लाइबिलिटी वो टेक ओवर करेगी। तो जब टेक ओवर करेगी एसेट्स और लाइबिलिटी तो कंपनी अपनी बुक्स में जिस कंपनी ने अपन को वो पूरी अपनी एसेट्स लाइबिलिटी सेल की है तो वो एसेट्स एंड लाइबिलिटी सबसे पहले कंपनी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करने की प्रविष्टि करेगी। तो परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस, तो रनिंग बिजनेस परचेज करती है तो ऊपर जैसे मशीनरी परचेज की उसकी अपने एंट्री एसेट्स थी, सारी एसेट्स डेबिट की, इसी तरीके से तो रनिंग बिजनेस में जो जो एसेट्स ले रहे हैं कंपनी परचेज कर रही है एसेट्स, तो ऑल एसेट्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, एसेट्स जो ले रही है उसको डेबिट कर देगी और जो लाइबिलिटी ले रही है उसको क्रेडिट कर देगी। और जो अमाउंट डिफरेंस जो पेमेंट करना है एसेट्स लाइबिलिटी का, जो नेटवर्थ है सेलर की, जो सेल कर रही है कंपनी उसकी जो नेटवर्थ है उस नेटवर्थ को अपन यहाँ वेंडर के रूप में क्रेडिट करेंगे। तो मैंने ऊपर एक ये प्रविष्टि करते समय एक लाइन छोड़ी है। तो अगर कंपनी जो परचेज कर रहे हैं उसकी एसेट्स जो नेटवर्थ है जो वेंडर की, उस नेटवर्थ एसेट्स माइनस लाइबिलिटी जो नेटवर्थ होती है सेलर कंपनी की, उससे अगर अधिक भुगतान करती है तो वो एक्सेस पेमेंट जो है वो, तो इसमें जो रनिंग बिजनेस परचेज कर रही है उसका जो पेमेंट है कंसिडरेशन का भुगतान है कंपनी द्वारा यदि ज़्यादा किया जाता है जो नेटवर्थ है उसे, तो वो उस केस में ये गुडविल होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू वेंडर इफ एक्सेस ऑफ नेटवर्थ। तो जितने की एसेट्स और लाइबिलिटी कंपनी ने परचेज की उससे ज़्यादा का कंसिडरेशन पेमेंट किया जाता है तो उस केस में वो गुडविल का पेमेंट कर रही है अपन, जो परचेज कर रही है कंपनी और ज़्यादा पैसे दे रही है वो गुडविल होगी। अगर जो नेटवर्थ है उससे कम भुगतान करती है तो जिससे अपन परचेज कर रहे हैं 1 लाख की, जैसे टोटल एसेट्स नेट लाइबिलिटी और नेट होती है 1 लाख और उसको पेमेंट 1,10,000 दिया जाता है तो 10,000 जो एक्सेस पेमेंट कंपनी को किया गया है जो जिससे अपने परचेज की है तो वो 10,000 गुडविल के हैं। अगर इसका रिवर्स केस ऐसा हो कि अगर उसकी नेटवर्थ जिस कंपनी ने सेल की उसकी 1 लाख थी और उसको पेमेंट 90,000 दिया जाता है तो वो बाई करने वाली कंपनी का जो हो जाएगा प्रॉफिट, उस प्रॉफिट को करते हैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। कैपिटल रिजर्व, तो
नेटवर्थ माइनस माइनस परचेज कंसिडरेशन। तो दोनों में से एक स्थिति या आइदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व होगा। इसको एक एग्जांपल के द्वारा यहाँ अपन समझ सकते हैं कि एक कंपनी जिसे परचेज सेल कर रही है उसकी टोटल एसेट्स की वैल्यू 6 लाख की है और लाइबिलिटी जो है जिसे रनिंग बिजनेस दे रहे हैं लाइबिलिटी तो वो 1,20,000 है। तो जो डिफरेंस लाइबिलिटी और इन दोनों का डिफरेंस है दैट कॉल नेटवर्थ। तो सेलर कंपनी की जो नेटवर्थ अपन परचेज कर रहे हैं वो हो गई 4,80,000। अब 4,80,000 से अगर जो कंपनी परचेज कर रही है वो एक्सेस पेमेंट दे रही है, इफ अगर सपोज वो 5 लाख पेमेंट दे रही है, पेमेंट कंसिडरेशन इन सबका ये डिसाइड होता है पेमेंट अगर रुपीज 5 लाख होता है तो इस केस में जो नेटवर्थ 4,80,000 थी और उसको भुगतान किया जाता है 5 लाख का, तो पेमेंट है 5 लाख माइनस 4,80,000 उसकी नेटवर्थ थी, तो 20,000 ये दैट कॉल गुडविल। तो एक्सेस जो पेमेंट दिया जा रहा है जो परचेजर कंपनी द्वारा तो वो गुडविल का होता है। तो इस केस में जो एंट्री हो जाएगी ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट एसेट्स 6 लाख की है तो 6 लाख और लाइबिलिटी जो पर ले रहे हैं लाइबिलिटी में सपोज उसके क्रेडिटर या अदर लाइबिलिटी है लोन वगैरह तो सारी इंक्लूड करके 1,20,000 है। तो टू सन्ड्री लाइबिलिटीज वो 1,20,000 की है 1,20,000। अब उसको सेलर कंपनी को जिसको वेंडर कहते हैं तो वेंडर अकाउंट जो परचेज कंसिडरेशन है ₹5 लाख, तो डेबिट अमाउंट ₹6 लाख हुआ और टोटल क्रेडिट अमाउंट हो गया 6,20,000। तो ये 20,000 अमाउंट आएगा गुडविल अकाउंट। ये जो एक्सेस पेमेंट उसको ज़्यादा भुगतान किया गया था वो गुडविल का किया गया था। अब अगर इसको शेयर्स इश्यू किए जाते हैं तो अगर 8 पार इश्यू किए जाते हैं, अगर वेंडर इश्यू शेयर टू वेंडर of ₹10 each at par। 8 पार तो वेंडर अकाउंट को डेबिट करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट, तो उसको 5 लाख रुपीज डिसाइड किया था देना तो 5 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये 5 लाख रुपीज हो जाए। तो इस तरीके से सबसे पहले
एसेट्स और लाइबिलिटी ट्रांसफर की कंपनी ने फिर उसका कंसिडरेशन का भुगतान किया जो शेयर एट पार इश्यू किए गए थे। अब अगर शेयर इसको पेमेंट किया जाता है प्रीमियम पे, तो प्रीमियम पे भुगतान किया जाता है, तो उससे सबसे पहले अपन नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। अगर इस केस में कंपनी ये शेयर्स इसको 15 रुपीज़ में 5 रुपये प्रीमियम में देती है, इश्यू शेयर टू वेंडर एट प्रीमियम ऑफ ₹5, तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो 10 + 5 टोटल 15 रुपीज़ में उसको शेयर दिए जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे जो परचेज कंसीडरेशन है। इस केस में अगर अपन इसको मान लेते हैं, एक एग्जांपल यहाँ और लेते हैं कि 6 लाख नेटवर्थ है सेलर कंपनी की। नेटवर्थ मतलब एसेट्स और लाइबिलिटी जो पे उसने दी है, तो टोटल एसेट्स की वैल्यू कंपनी की तो वो 7,20,000 है, और लाइबिलिटी जो परचेज कर रहे हैं 1,20,000 है। तो सबसे पहले तो एसेट्स और लाइबिलिटी परचेज की और उसको जो नेटवर्थ इसकी हो गई, टोटल एसेट्स में से जो लाइबिलिटी परचेज कर रहे हैं घटा देंगे 1,20,000, तो नेटवर्थ हो गई 6 लाख। और अगर यही भुगतान किया जाता है, नेटवर्थ का इतना ही भुगतान पेमेंट करने का डिसाइड हुआ, एक्सेस करते हैं तो गुडविल हो जाती है, और कम करते हैं तो कैपिटल रिजर्व में चली जाती है। सपोज इसमें न तो एक्सेस जो एसेट्स और लाइबिलिटी का नेटवर्थ है सेलर कंपनी का उतना ही पेमेंट दिया जाता है, और वो उसके बदले में अगर 15 रुपये के प्रति शेयर जो 5 रुपये प्रीमियम पर इश्यू किए गए हैं, तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे अपन। नंबर ऑफ शेयर में परचेज कंसीडरेशन डिवाइडेड बाई इश्यू प्राइस। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए टोटल नेटवर्थ इसकी है जो परचेज कंसीडरेशन डिसाइड हुआ 6 लाख डिवाइडेड बाई 15 पर शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर हो गए 40,000। कैपिटल का जो हिस्सा इसमें होगा जो इश्यू करेंगे अपन, कैपिटल शेयर कैपिटल 40,000 मल्टीप्लाई बाई फेस वैल्यू 4 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि जो होगी 40,000 नंबर ऑफ शेयर इंटू पर शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ थे ₹5, 2 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम के होंगे। तो इस तरीके से टोटल जो उसका सेलर कंपनी को भुगतान करना है वो 6 लाख का करना है। उसकी प्रविष्टि जो जनरल में एंट्री की जाएगी, तो वेंडर अकाउंट डेबिट वेंडर को टोटल अमाउंट ड्यू फॉर वेंडर हो गया 6 लाख ड्यू टू वेंडर, तो 6 लाख से डेबिट हो जाएगा। और शेयर्स जो कैपिटल दी जा रही है, शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, शेयर्स कैपिटल 40,000 शेयर्स इश्यू किए थे और फेस वैल्यू थी ₹10, तो टोटल हो गया 4 लाख।
अब ये शेयर्स वेंडर को प्रीमियम पे दिए गए थे, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ₹2 लाख। इस तरीके से मशीन कोई एसेस परचेज की जाती केवल, और उस मशीन का कंसिडरेशन का भुगतान सेलर को शेयर्स पे किया जाता है, और अगर एट पार दिया जाता है या प्रीमियम पे दिया जाता है। अगर प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे हो तो उस केस में सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर जैसे इस टाइप से निकाले, उस तरीके से पहले उसकी कैलकुलेशन करेंगे, और नंबर ऑफ शेयर आने के कैलकुलेट करने के बाद जो पोर्शन कैपिटल का है वो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट होगा। जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, प्रीमियम पे जारी किए गए, तो वो नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय पर शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम मल्टीप्लाई करके वो सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, और वो सिक्योरिटी प्रीमियम के को क्रेडिट किया जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी प्रमोटर प्रमोटर या किसी की सर्विसेज ले रहे हैं और उसको अगर भुगतान करना है, जैसे सपोज प्रमोटर ने जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया तो कुछ खर्चे किए, इनकॉर्पोरेशन के खर्चे जिसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज बोलते हैं, तो वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज का पेमेंट प्रमोटर को कैश में नहीं कर कर अगर उसका भुगतान, या किसी ने सर्विसेज दी है उस सर्विसेज का जो कंसिडरेशन है उसका भुगतान, फीस का भुगतान, अगर वो भी कैपिटल में किया जाता है अदर देन कैश किया जाता है, तो उस केस में भी जो प्रविष्टियाँ जनरल प्रविष्टि की जाएगी, तो उसमें सबसे पहले सपोज प्रमोटर के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज जो है इनकॉर्पोरेशन के एक्सपेंसेज, तो वो कंपनी अपने बुक में एक्सपेंसेज की एंट्री करेगी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर अकाउंट। और इसके बाद में प्रमोटर को अगर शेयर्स जारी किए जाते हैं, तो शेयर्स जब उसको दिए जाते हैं अदर देन कैश, कैश पेमेंट नहीं करके उसको शेयर दिए जाते हैं, तो शेयर दिए जाते हैं तो सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि उसको अगर प्रीमियम पे दिए जाते हैं या डिस्काउंट पे दिए जाते हैं या एट पार दिए जाते हैं, तो एट पार दिए जाते हैं तो उसमें तो कैलकुलेशन नंबर ऑफ शेयर नहीं करके सीधा सीधा जितना प्रिलिमिनरी वेंडर को क्रेडिट किया या प्रमोटर को जितना क्रेडिट किया उतने उतने वापस डेबिट होकर टू शेयर कैपिटल हो जाएगी। अगर प्रीमियम पे दिए हैं या डिस्काउंट पे दिए हैं, जनरली प्रीमियम पे देती है कंपनी, तो प्रीमियम पे देती है तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर का कैलकुलेशन करना पड़ता है, और नंबर ऑफ शेयर का कैलकुलेशन करने के बाद शेयर कैपिटल का कितना पोर्शन दिया जाता है और शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम की कितनी राशि, दोनों का कैलकुलेशन अलग अलग किया जाता है। तो यहाँ अगर एट पार दिए जाते हैं तो प्रमोटर अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट, तो और अगर एट प्रीमियम एट पार और अगर एट प्रीमियम दिए जाते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर टू बी इश्यूड देन entry in the books of company as under। तो प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसको कैलकुलेट करते समय
जो नंबर ऑफ शेयर है, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू का अमाउंट इधर आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ शेयर जो कैलकुलेट किए गए हैं अपने द्वारा, तो नंबर ऑफ शेयर इनटू मल्टीप्लाई बाई सिक्योरिटी प्रीमियम पर शेयर। इस तरीके से अदर देन कैश के ट्रांजैक्शंस शेयर इश्यू करके किए जाते हैं कंपनी द्वारा। तो इस तरीके से रिकॉर्डिंग होती है और इस तरीके से कैलकुलेशन किया जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेड अप कॉमर्स क्लासेज का ये सेशन अटेंड करने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।